नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में खेल पर राजनीति तेज हो गई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए के अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। वैभव गहलोत पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत के बेटे हैं। वे 2 साल पहले लगातार दूसरी बार आरसीए के अध्यक्ष चुने गए थे। दरअसल आरसीए में अध्यक्ष और सचिव के बीच लंबे समय से मनमुटाव बना हुआ था और इसी बीच स्टेडियम का एमओयू समाप्त हो गया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि सरकार की ओर से अगला कदम एडहॉक कमेटी लगाने का हो सकता है। लेकिन इससे पहले ही सचिव भवानी सामोता के गुट ने बाकी कार्यकारिणी के साथ अध्यक्ष वैभव गहलोत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां कर ली थी। 25 से ज्यादा जिला संघों ने 3/4 बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव तैयार कर लिया था, जिसके बाद गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा देने की भी घोषणा कर दी। अब इसी मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं अब इस दौड़ में अब बीजेपी के 2 कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर के बेटे दोनों ही अध्यक्ष पद के लिए मैदान में आ चुके हैं। वहीं पूर्ववर्ती सरकार जाने के बाद खेल परिषद के सचिव भी खुलकर पूर्ववर्ती सरकार की जमकर आलोचना कर रही हैं। आरसीए का नया एमओयू 2019 में हुआ था। उस एमओयू के तहत जो भी इनकी देयताएं थी उन्होंने उसका भुगतान सरकार को नहीं किया। एमओयू की शर्तों के अनुसार इनको अलग से बिजली कनेक्शन लेना था, लेकिन इन्होंने चालाकी से अलग बिजली कनेक्शन नहीं लिया और परिषद के बिजली कनेक्शन को उपयोग करते रहे और उसमें बिजली की राशि को भी नहीं दिया तथा एमओयू के तहत इसका जो किराया था, मेज फीस थी, उसका भी भुगतान नहीं किया। लेकिन इनका पीछे का जो गतिविधि मान लो, व्यवहार मान लो परिषद के साथ या सरकार के साथ, वो संतोषजनक नहीं रहा। 2007 से लगातार इसका ये उपयोग उपभोग कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने किसी भी एमओयू की शर्त का पालन नहीं किया और यहाँ से इनको बाहर किया है। इनके पास खुद का कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं तो इन्होंने खिलाड़ियों के लिए कभी कोई फ़ायदे का काम किया। खिलाड़ियों के लिए क्या किया हमने उसकी डिटेल मांगी तो वो भी उन्होंने नहीं दी। और 2007 से लेकर के अब तक 35 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि बनती है, बल्कि 40 करोड़ के आसपास जाएगी। कोई भी राशि सरकार को देना नहीं चाहते हैं, केवल एंजॉय करना चाहते हैं और खुद के लिए करना चाहते हैं, खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। तो वैभव गहलोत ने आरसीए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैभव गहलोत ने या फिर कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से कभी भी खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया, तो दूसरी तरफ वैभव गहलोत का कहना है कि ये सिर्फ राजनीति कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया है। आज इसी खबर पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुरेंद्र लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कहे इसे? आरसीए अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत ने इस्तीफा दिया, इसे क्या कहा जा सकता है? सरकार बदली, इसलिए आरसीए के अध्यक्ष पद भी बदलना बेहद जरूरी हो गया। चंदा, इस बार हूं मगर दुश्मन की रसाई से बहुत दूर, इस बार मगर जख्म लगाएगा कोई और। देखिए, अब लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति जो है वो क्रिकेट के मैदान तक पहुंच गई है। इस तरफ देखिए कि अब वैभव गहलोत पूर्ववर्ती सरकार पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं और जिस तरीके से अब जो सियासी हिलोरे मार रही है इस राजनीति और इस क्रिकेट एकेडमी के बीच में, तो ये कुछ सियासी तस्वीरें लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा बड़ा खेल दिखा पाएगी। लेकिन सबसे खास बात ये कि देखिए, यहाँ पर वैभव गहलोत मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं और राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की थी। सिर्फ और सिर्फ 5 साल यहाँ पर वैभव गहलोत ने अपने लिए जो है वो सिर्फ एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जबकि जो उनके वादे थे, जो उनका विजन था, वो 5 साल में पूरा नहीं हुआ। यह हम नहीं बल्कि खेल परिषद के सचिव का कहना है। अब देखिए कि किस तरीके से अब यहां पर कम से कम 40 करोड़ रुपए का बकाया है। आरसीए के पास न तो खुद के पास कोई स्टेडियम है, न खुद के पास कोई ग्राउंड है, न खुद के पास कोई ऑफिस है। तो इस कंडीशन में अब देखिए कि राजस्थान में
क्रिकेट जगत में जो अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो दर्शक हो, अब देखिए कि क्रिकेट का यहाँ पर किस तरीके से मखौल बनाया गया है चंदा। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर एक कहीं ना कहीं नजर आता है कि ठीक जो है, विजन सुरेंद्र, था ऐसे में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी जमीन को इन्होंने निजी एजेंसियों के लिए काम किया है और यहां तक कि इनके पास ये तक पैसा नहीं था कि बिजली बिल के भी बकाया को चुकाया जा सके, और ऐसे में अगर ये कार्रवाई की गई है तो गलत क्या है? देखिए चंदा, जब एमओयू होता है तो एमओयू के अंदर तमाम प्रकार की शर्तें होती है और शर्तों पर जब एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पे साइन होते हैं, चाहे वो राजस्थान क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, सचिव हो, तमाम जो उनकी जो विंग्स बनी हुई है उनके सबके सिग्नेचर होते हैं और बकायदा उन तमाम शर्तों पर ही इनको 5 साल के लिए जो इनका एमओयू किया गया था कि वो 5 साल के लिए क्रिकेट स्टेडियम यूज कर सकते हैं, होटल को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट तस्वीरें उल्टी नजर आई कि इन्होंने खेल जगत के लिए उस स्टेडियम का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए जो है वो तमाम शर्तों को यहां पर माना गया है। देखिए अब इनको जो है वो खुद का अपना अलग से बिजली का बिल लेना था, पानी का अलग से कनेक्शन लेना था, लेकिन वो तमाम चीजें नहीं हो पाती हैं और खेल परिषद के ही बिजली का यहां पर पूरी तरीके से उपयोग किया जाता है। अब जब खेल परिषद रिकवरी करने जाती है तब ये इस तरीके की यहां पर तस्वीरें पनपती हैं और तमाम शर्तों का उल्लंघन करते हुए इसको खेल परिषद को और क्रिकेट जगत में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा यहां पर ठेस चंदा लगता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे में सुरेंद्र ये कहना क्या गलत होगा कि पहले से ही अविश्वास प्रस्ताव तैयार कर लिया गया था और इसकी भनक कहीं ना कहीं वैभव गहलोत को लग चुकी थी, चूंकि चौथाई बहुमत भी उसमें दर्ज किया जा रहा था। क्या कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले कहीं ना कहीं वैभव गहलोत ने खुद ही सोचा कि इस यानी कि आरसीए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया जाए? देखिए चंदा, उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं और जब सूरज ढलता है तो सब गुड इवनिंग और गुड नाइट बोलते हुए नजर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब सरकार नहीं है राजस्थान में तो निश्चित तौर पर ये अविश्वास प्रस्ताव लाना ये कोई पहले की प्री प्लान नहीं है। जब वैभव गहलोत को लगा कि ये कहीं ना कहीं राजनीति यहाँ पर षड्यंत्र बड़ा रूप लेती जा रही है तो उनको लगा कि मैं जिस विजन के साथ में मुझे अध्यक्ष पद पर बिठाया गया था और मैंने 5 साल वो तमाम चीजें नहीं कर पाई, तो वो एक आत्मग्लानि यहाँ पर वैभव गहलोत को कहीं ना कहीं नजर आई होगी, तभी उन्होंने एक बहुत बड़ा इतना बड़ा स्टेप उठाया। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के लगातार जो आरसीए के उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनसे लगातार मैं कनेक्टिविटी बनाए हुए था, लेकिन किसी ने भी इस पर संतोषप्रद न तो वो इस पर चर्चा कर पाए न कोई बात कर पाए। तो निश्चित तौर पर जब सूरज डूबता है तो निश्चित तौर पर अंधेरा नजर आता है। चंदा, इसमें आरसीए के अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका बयान भी अब सामने आ चुका है कि वो सदैव क्रिकेट जगत के लिए अपनी भूमिका निभाते आए हैं, खिलाड़ियों के लिए हमेशा कहीं ना कहीं आगे तत्पर रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। वाकई देखना अहम होगा कि आरसीए अध्यक्ष पद पर अब जिन नामों पर चर्चा चल रही है उन 2 नामों में से कौन से नाम पर मुहर लगती है। तो लोकसभा चुनाव से पहले खेल पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है, जहां पर आरसीए अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत ने एक तरफ इस्तीफा दिया तो दूसरी तरफ राजनीति भी तेज हो गई है। हालांकि अशोक गहलोत ने भी सीधे तौर पर इस पर बयान दिया है और भारतीय जनता पार्टी पर इस दौरान वे हमलावर होते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है, इसे जानबूझकर किया गया है। हालांकि देखा जाए तो वैभव गहलोत ने सीधे तौर पर अपने बयान में साफ तौर पर जिक्र किया है कि मुझे अगर भनक लगती, यानी कि अगर तमाम मुद्दे पर अगर किसी भी तरीके से असहमति किसी ने जताई होती तो पहले ही मैं इस्तीफा दे चुका होता, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली और यही वजह है कि मैं आरसीए के अध्यक्ष पद पर टिका रहा। हालांकि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है और इसमें जो है चौथाई बहुमत भी दर्ज किया गया है और इसकी भनक लगने से पहले ही वैभव गहलोत ने आरसीए पद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। खबरों में बढ़ेगा आगे। झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और कार्य का बहिष्कार भी किया। प्लेसमेंट कर्मियों ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी व्यास सिक्योरिटी की ओर से कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा। प्रदर्शनकारी कर्मचारी डाक बंगले पहुंचे, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस पर अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज डीन को पूर्व मुख्यमंत्री ने समस्याओं को जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए।
जयपुर में विजय सिंह पथिक जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान गुर्जर महासभा युवा प्रकोष्ठ की ओर से बिड़ला ऑडिटोरियम में गुर्जर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। 13 साल बाद जयपुर में हुए युवा सम्मेलन में देश भर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटम रहे। इस सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर ने किया है। राजस्थान गुर्जर महासभा युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव चपराना ने बताया कि सम्मेलन में युवाओं को समाज हित में एकजुट होने का आह्वान किया गया। वहीं आपको बता चले, राजस्थान गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालू लाल गुर्जर से जब पूछा कि चुनाव में गुर्जर समाज के नेताओं को टिकट दिया गया था जिससे कुछ ना तो जीत दर्ज की, लेकिन जो हार गए उन्होंने आरोप लगाया कि अपने ही लोगों ने हमें हरा दिया। विदेशी आक्रांताओं ने सबसे पहले हमारी विरासत को नष्ट करने का संकल्प लिया था। वही तो कारण था कि राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई, सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, भगवान देवनारायण के मंदिरों पर भी मुझे आज पता है कि मांडल में एक मंदिर पर ताला लगा हुआ। ये संस्कृति मिटाने की साजिश उस समय की थी उन लोगों को। उस संस्कृति को और विरासत को जिंदा रखने के लिए हमको संकल्पित होना पड़ेगा। आज़ादी से लेकर के आज तक श्रद्धेय विजय सिंह जी पथिक जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान मिला नहीं है इस देश में। राजस्थान गुर्जर महासभा और आज का जो कार्यक्रम है महासभा के युवा प्रकोष्ठ ने पथिक सिंह जी की जो जयंती है उसी जयंती का कार्यक्रम रखा है और मांग तो कर ही रहे हैं अनुपात के हिसाब से, लेकिन अभी विधानसभा चुनावों में भी देखा गया गुर्जरों के प्रतिनिधि लड़े भी सही, लेकिन उनका ये कहना है कि अपनों ने ही हरा दिया, तो समाज ही एकजुट नहीं हो रहा है। देखिए, अपने लोगों ने ही हराया ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पर ऐसे सही है कि गुर्जर समाज के जो हारे हैं वहाँ पे गुर्जर समाज ने नहीं हराया, लेकिन अन्य समाजों के वोट कम मिलने से आ रहे हैं, और या फिर दोनों जगह गुर्जरों को दे दिया तो वो अलग बात है कि दोनों गुर्जरों में समाज बट गया। परंतु जो हमारे जो टिकट दिए उसमें एक दो जने हारे हैं, जैसे गंगापुर से वो तो अपने मान सिंह जी आ रहे हैं, तो उनका हारना मैं सोचता हूँ गुजरने की वजह से नहीं, गुजरना तो फुल वोट दिए, पर मीणे और मालियों के जो वोट वो एक हो गए, इस कारण से हार गए। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे जब फिर से एक ही जगह से कांग्रेस? लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। बात करें भाजपा की तो भाजपा ने लगभग हर मोर्चे पर कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने का मन बना लिया है और एक बार फिर लोकसभा में 25 सीटें जीतने का दावा भी किया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी ने बीजेपी प्रवक्ता एकता अग्रवाल और भाजपा नेता और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल से खास बातचीत की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में इस समय हम खड़े हैं और आपको बता दें कि बीजेपी अब लोकसभा चुनावों की तैयारी में पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। भले ही वो नमो ऐप के ऊपर ली गई कार्यशाला हो, गांव चलो अभियान हो, या इस तरीके के तमाम अभियान जिससे बीजेपी अब लोकल लोगों से, युवाओं से, महिलाओं से, सबसे लगातार संपर्क करने में जुटी है। एकता जी हमारे साथ हैं। मैम, अभी नमो ऐप पे कार्यशाला भी हुई है और ऐसे ही गांव चलो अभियान भी भाजपा ने शुरू किया है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि बीजेपी अब एक एक लोगों को टच कर रही है चुनावों को लेकर। सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं नई बनी हैं, उन्हें लेकर क्या कहना है? जी, हम तमाम जनता को टच करने में लगे हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनका मानना है कि प्रधान सेवक जनता के लिए होना चाहिए। इसलिए जनता को देखते हुए, जनता के हितकारी कार्य देखते हुए तमाम योजनाएं दी गई है और उनको धरातल पर पहुंचाने का काम अगर करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर, मंडल पर बैठा हुआ कार्यकर्ता करता है और उन योजनाओं को हम एक कहते हैं ना, एक योजना के माध्यम से तमाम कार्यकर्ता तक, तमाम जनता तक पहुंचाते हैं। इसमें आपने देखा कि हमने लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र बहुत सारे जो इस तरह के प्रोग्राम से अभियान थे इनको चालू किया गया। आपने देखा कि गांव चलो अभियान था और हमारा नारी शक्ति वंदन, क्योंकि पहली बार ऐसा लगता है कि नारी को पूर्णतः अधिकार देने की जो बात हम करते आए थे, अगर उसको साक्षात सपने को साकार करने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि उन्होंने पहली बार 33% जो प्रतिनिधित्व महिलाओं को, भारत की महिलाओं को देने का काम किया है। तो नारी शक्ति वंदन
सदन के माध्यम से हम तमाम महिला शक्ति के पास पहुंच रहे हैं, NGOs के पास पहुंच रहे हैं और बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं, ऐसे सारे अभियान हैं जिसको लेकर हम लोकसभा में के चुनावों के मद्देनजर जाने वाले हैं, क्योंकि हम इस बात के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, अब तो आप देखिए जो हमारी भारत की जनता है वो भी इस बात के लिए तैयार बैठी है और आश्वस्त है कि राजस्थान 25 की 25 सीटें हम जिता करके लोकसभा में आदरणीय मोदी जी को देने वाले हैं। हमारे साथ एकता जी, हमारे साथ में पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी भी मौजूद हैं। मैम, जैसे कि अभी एकता जी ने भी बताया, भाजपा एक एक लोगों से जनसंपर्क कर रही है आने वाले चुनावों को लेकर। 25 की 25 सीटें की हैट्रिक लगानी है। एक आपका भी एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में कई लोग शामिल हुए हैं। आप भी कांग्रेस से आए, कांग्रेस में आपने कई साल आपने दिए हैं। रीछपाल मिर्धा जी का एक बयान आया था जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों पार्टी बदल रहे, तो उनका कहना है कि कांग्रेस अब सिर्फ और सिर्फ चापलूसों की पार्टी रह गई है। देखिए, निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जब हम देखते हैं, पिछले कार्यकाल जो हम देखते हैं, उसमें एक साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरीके से कार्यकर्ता की हौसला अफजाई की जाती है, किस तरीके से उसे काम करने का अवसर दिया जाता है और समय आने पर उसका प्रतिफल भी जो है वो दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने कार्यकर्ता का ध्यान रखें और कार्यकर्ता एक सम्मानजनक स्थिति को महसूस करें। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी भाव को देखते हुए, उसी बात को देखते हुए कि केवल आपसी एक दूसरे की खींचतान करने में, गुटबाजी में एक दूसरे में उलझा करके ये उसके पास जा रहा है, ये उसके पास नहीं जा रहा है, कि बजाय कैसे अपने राजस्थान में चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, लेकिन यहाँ एक समस्या तो हमेशा बरकरार रहती है और वो है अतिक्रमण की। लेकिन आज बात केवल अतिक्रमण की नहीं, बल्कि बात होगी अतिक्रमण के पीछे की कहानी की। दरअसल आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर के सूरजपोल इलाके की। अब अगर इन तस्वीरों पर आप यूं ही नजर डालेंगे तो शायद ये आपको आम ही लगे, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे छुपी है मिलीभगत, अतिक्रमण और इससे भी आगे बहुत कुछ इबारत। दरअसल इस वक्त जयपुर की सूरजपुल इलाके में स्थित ऐतिहासिक धरोहर नजूल संपत्तियों पर अवैध कब्जे होने के कुछ मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर स्थानीय निवासियों ने हेरिटेज नगर निगम प्रशासन और साथ ही स्थानीय पुलिस थाने से ऐतिहासिक धरोहर नजूल संपत्तियों के मूल स्वरूप को बचाने की गुहार लगाई। स्थानीय निवासियों के अनुसार यहां की सरकार जमीन पर पहले भी कई बार कब्जा करने के प्रयास हो चुके हैं, जिसे नगर निगम ने हटा दिए थे। लेकिन अब एक बार फिर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा रजिस्ट्रियां कराकर बिस्मिल्लाह कॉलोनी के नाम से 30-30 वर्ग गज के प्लॉट विकसित कर अवैध रूप से उन्हें बसाया जा रहा है। और हालात अब यह है कि अतिक्रमणकारियों ने कब्जे के आधार पर पट्टे बनाने के भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। चलिए पहले आपको सुनाते हैं स्थानीय निवासियों से नवतेज टीवी की खास बातचीत। राजधानी जयपुर के सूरजपुल इलाके में हम खड़े हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले हवा महल इलाके से एक खबर सामने आई थी जहां पर पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ ऐसा ही वाकया यहां पर देखने में, सुनने में आया है। हमारे साथ तारा प्रकाश जी मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। तारा प्रकाश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या है ये सारा मामला। हालांकि दिखाई तो ये दे रहा है ऐतिहासिक दृष्टि की ये सारी चीज़ें हैं, जो दीवारें हैं, जो छत की मुंडेर है, वो पुराने काल की दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे ये नया निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ? ये यहाँ पे कुछ राजा सवाई जयसिंह जी ने 1729 के अंदर परकोटा बनाया था, जब मीणों को चौकीदारी दी गई थी। 7 दरवाजे जो परकोटे के थे वहाँ पे उनको बसाया गया था, रहने के लिए जगह दी गई थी और साथ में जानवरों को और गुड़सालें दी गई थी। जो राजकीय संपत्ति है, ऐतिहासिक धरोहर है, उन ऐतिहासिक धरोहर जो आज नजूल संपत्ति के नाम से जानी जाती है, जिसको सरकारी स्टेटस मिला हुआ है, उन सारी नजूल संपत्तियों को बेचकर लोग, यहाँ के जो लोग कब्जाधारी थे, वो लोग अवैध रूप से बेचान कर रहे हैं। उनके कोई ऐसा पट्टा नहीं है, वो बेच नहीं सकते और संपदा विभाग ने उनको खाली करने के नोटिस दिए हुए हैं, फिर भी वो अवैध रूप से उनका बेचान कर रहे हैं कब्जा रजिस्ट्री करा के। यहाँ पे कब्जा रजिस्ट्री होती है, यहाँ कोई निगम का पट्टा नहीं है, ना जेडीए का पट्टा होता है। ये अवैध रूप से उसका एग्रीमेंट के जरिए हस्तांतरण कर देते हैं और कब्जा करा के वो लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं। कुछ लोगों को डराया जाता है, कुछ को धमकाया जाता है, कुछ को पैसे का लालच देकर यहाँ की संपत्तियों को मुस्लिम समुदाय लोग उनको जबरन यहाँ से पलायन कराया जा रहा है। और इस वजह से यहाँ पे परकोटे के अंदर हिंदुओं की तादाद पे और हिंदुओं की संख्या बल पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है
और यहाँ पे एक मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल तारा प्रकाश जी देख पा रहे हैं, मेरे कैमरामैन को भी बोलूँगा एक बार ये जो छत की मुंडेर है ये एक बार दिखाएं। ये जो आप देख रहे हैं ये ऐतिहासिक कोठे हैं जिसे घोड़ों के लिए घुड़साल के तौर पे दी गई थी। उस ऐतिहासिक धरोहर को खुर्द-बुर्द करके नष्ट करके उसकी जगह पे नया निर्माण कर दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पे मुस्लिम समुदाय को बसाकर यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब आप सरकार से, प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमने इनकी शिकायत नगर निगम को दी, नगर निगम ने हमारी सुनवाई नहीं की। विजिलेंस में हमने लिख के दिया, थाना रामगंज में हमने बताया कि साहब इस तरीके से अवैध रूप से कब्जा हो रहा है सरकारी भूमि पे। पुलिस एक बार बंद करा जाती है, फिर उसके बाद में फिर ये पीछे से काम शुरू कर देते हैं। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यह पूरी वाकया हुई और किस तरीके से ये मामले का उजागर किया गया। उमंग जी, अगर देखा जाए, अगर गुलाबी नगरी की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, खास करके विश्व भर में ऐतिहासिक मंदिर, यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर हैं जो आमतौर पर जाने जाते हैं। और वो दिन यानी कि 5 फरवरी 2020 को जब विश्व के नक्शे पर गुलाबी नगरी का नाम दर्ज हुआ था, तब से ये काफी फेमस हो गया था। ऐसे में यहाँ पर ऐसे अगर बात कर ले धरोहर की इस तरीके से अतिक्रमण करना, ये कहाँ तक सही है? हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बात कर ले तो क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। बिल्कुल चंदा, जैसे आपने बोला कि अभी कुछ ही दिन पहले पूरे भारतवर्ष ने विश्व धरोहर दिवस मनाया था, जिसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की गुलाबी नगरी, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं और जहां पर धरोहरों की भरमार है, यहां पर भी ये उत्सव मनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात चंदा ये है कि धरोहर का उत्सव तो हम मनाते हैं, लेकिन धरोहर का रख रखाव करना शायद हम भूल जाते हैं या सिर्फ कागजों में ही वो सिमट कर रह जाता है। कुछ ऐसा ही ये पूरा मामला हुआ है राजधानी जयपुर के सूरजपोल इलाके में, जहां पर जिस प्रकार से तारा प्रकाश जी ने नवतेज टीवी से खास बातचीत करते हुए बताया कि ये पौराणिक महत्व की वो जगह थी जहां पर राजा सवाई जयसिंह जी ने जयपुर में जो 7 गेट बनाए थे, उन 7 गेटों पर जो मीणा लोग थे उन्हें वहां पर ठहराया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, कुछ लोगों ने पैसे के लालच में, कुछ लोगों ने दबाव के चलते और कुछ लोगों ने डर के चलते अपनी वो पुरखों की जमीन एक विशेष समुदाय के लोगों को बेच दी और उस विशेष समुदाय ने इन धरोहरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करी और अपने हिसाब से इन धरोहरों को नुकसान पहुंचाने का कार्य उस समय जो शुरू किया था वो बदस्तूर जारी है। जब हमने वहां का पूरा मौका मुआयना जब वहां पर किया तो वहां पर साफ दिखाई दिया जो पौराणिक जो धरोहर है, जो किले और उनकी जो दीवारें थी, उन्हें तोड़ तोड़कर धीरे धीरे अंदर ही अंदर, सबसे बड़ी बात यह कि मेन सड़क पर कुछ नहीं वो कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जब नवतेज ने इसका पूरा जायजा लिया तो एक अवैध रूप से एक कॉलोनी वहां पर काटी गई है और कहीं ना कहीं धरोहरों को हो रहे इस नुकसान के कारण वहां से पलायन भी जारी है। हालांकि नवतेज टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दबी जुबान में वहां पर स्थानीय लोग इस तरह की बातें जरूर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, पलायन एक अलग मुद्दा है। धरोहर की अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां पर गुलाबी नगरी का पिछला जो प्रशासन था, कहीं ना कहीं उस प्रशासन की वजह से स्थानीय लोग बताते हैं कि स्थानीय जो किशनपोल या आदर्श नगर जो विधायक हैं, उनकी शह पर इस तरीके का काम किया जा रहा है। और विशेष बात यह, धरोहर को बराबर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहां पर अवैध मकान बनाए जा रहे हैं। और एक और विशेष बात जो वहां पर देखने को मिली, कई मकानों में तो लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कई मकान बनके तो तैयार है लेकिन उन पर ताले लगे हुए हैं। और स्थानीय जो वहां पर हिंदू आबादी जो रहती है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों ने प्लानिंग की है, ये एक साथ आकर ताले खोलेंगे, एक साथ आकर वहां पर रहेंगे। और एक और बात वहां पर पता पड़ी, एक मकान है जिसको बेचने से मना कर दिया था उस घर की मालकिन ने। तो हालांकि एक बार फिर से हम बता दें, नवतेज टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उन लोगों की जबान में जो हमें पता पड़ा कि उस महिला को भी वहीं के लोगों ने क्या कहते हैं उसको प्लानिंग करके उसको जहर खिलवा दिया। अब ये खैर जांच का विषय है, लेकिन कुल मिला के जो देखा जा रहा है जयपुर बिल्कुल जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि धरोहर पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। हालांकि जब स्थानीय निवासी आपसे आपने बात की तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि यहाँ इस जगह को मिनी पाकिस्तान अब बनाया जा रहा है। हालांकि वो दौर भी हम नहीं भूल सकते जब पिंक ऑपरेशन चलाया गया था, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था। एक बार फिर से ऐसे ही अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन चलाने की जरूरत है ताकि ऐसे जो धरोहर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वैसे कार्यों को रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी इस खबर पर लगातार आपका जानकारी साझा करने के लिए।
बढ़ेंगे आगे। पंजाब के पटियाला में प्राचीन महाकाल मंदिर में 16वां वार्षिक हनुमान चालीसा पाठ का समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आनंदम धाम के पीठाधीश्वर संत श्री रितेश्वर जी महाराज ने शिरकत की। इस दौरान सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने सनातन धर्म को लेकर प्रवचन भी दिए। देख रही हैं। पथिक सेना संगठन की ओर से देश की आजादी के प्रथम सफल सेनानी बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणादाता क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के 143वें जयंती के दिवस पर आज पिंक सिटी प्रेस क्लब सभागार में उनकी जयंती और संगठन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से देश भर से चयनित प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पथिक सम्मान 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता चले, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और उदयलाल आंजना भी और पता चले मांडल विधानसभा से विधायक उदयलाल भंडाना ने शिरकत की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने बताया कि संगठन प्रतिवर्ष पथिक जयंती का यह कार्यक्रम देश के अलग अलग प्रदेशों में करता है और इस अवसर पर पत्रकारिता, खेल, साहित्य, इतिहास, जनसेवा, स्वाधीनता सेनानियों का सम्मान किया जाता है। इस मौके पर नवतेज टीवी के न्यूज एडिटर प्रदीप आजाद, न्यूज 18 के एडिटर अमित भट्ट और नव ज्योति के संपादक सुबोध पारिक को भी पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। वहीं अन्य क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय कार्य करने पर विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।